फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस टॉपिक के बारे में कि हर कोई व्यक्ति शादी के लिए नहीं बना है। ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को किसी न किसी विशेष कार्य के लिए जन्म दिया है। जैसे हमारे देश के महान श्री रतन टाटा जी, उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया, परंतु देश के लिए उन्होंने वो किया है जो कोई भी नहीं कर पाया। तो वह शादी के लिए नहीं बने थे, क्योंकि उनका विवाह भाव का स्वामी सप्तमेश लग्न में सूर्य के साथ अस्त हो गया था। सूर्य से अस्त था बुध, और शुक्र भी मृत अवस्था में था। 3 डिग्री में था शुक्र और विषम राशि में था धनु लग्न में, इसलिए शुक्र भी मृत अवस्था में था लग्न भाव में, और सूर्य से अस्त था। तो इस वजह से विवाह नहीं हो पाया, या उन्होंने नहीं किया, उनकी इच्छा नहीं हुई। दोनों ही कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी प्रकार के जो और भी ज्योतिषीय कारण बन रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, हर कोई व्यक्ति शादी के लिए नहीं बना, आज इस पर चर्चा करने वाले हैं हम। जब कुंडली में वैवाहिक सुख के दोनों ग्रह शुक्र और गुरु पूरी तरह से उदासीन हो जाए, सन्यासी हो जाए, या अत्यधिक पीड़ित हो जाए, या सप्तमेश पीड़ित हो जाए, कमज़ोर हो जाए, या नीच राशि में चला जाए, और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो व्यक्ति का मन या तो विवाह से उचट जाता है, या परिस्थिति ऐसी बनती है कि उसका विवाह नहीं हो पाता है, या विवाह होते होते उसका टूट जाता है। विवाह के लिए मुख्य रूप से हम सप्तम भाव को, अष्टम भाव को और द्वादश भाव को विवाह का कारक मानते हैं। और सबसे मुख्य जो भाव है हमारा, वो सप्तम भाव है, और उसी को हम विवाह और साझेदारी का भाव मानते हैं। विवाह भी एक पार्टनरशिप है, साझेदारी है। यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह न हो और सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी, पूरी तरह से कमज़ोर हो, या इस पर केवल क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसी स्थिति में सप्तमेश पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति के विवाह में परेशानी आती है, उसका विवाह नहीं हो पाता है। विवाह का सुख माना जाता है कि उसके जीवन में नहीं है। और अब बात करेंगे अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव यह वैवाहिक जीवन की स्थिरता और आयु का भाव है। वैवाहिक जीवन कि कितनी उम्र रहेगी, कितनी आयु रहेगी, या वैवाहिक जीवन की आयु मान लो 0 है, तो यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है या कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है नीच अवस्था में, तो वह विवाह को टिकने नहीं देता, या होने ही नहीं देता, या होते होते टूट जाता है, पर उस व्यक्ति को विवाह का सुख मिल नहीं पाता।
ख़ास तौर पे हम स्त्री की जो कुंडली देखते हैं वैवाहिक जीवन को, तो हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। अष्टम भाव से देखते हैं हम इसके जीवन में विवाह का जो मांगलिक जो शुभता है विवाह की, वो है या नहीं, वो अष्टम भाव से ही देखी जाती है। और जो द्वादश भाव है, यह भाव शयन सुख का होता है। विवाह के बाद शयन सुख का भाव द्वादश भाव है, और यह संसार से अलगाव का भी भाव है। और इसका संबंध यदि सन्यासी ग्रह से हो जाए तो व्यक्ति अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। उसके मन में विवाह की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। जैसे मान लो द्वादश भाव में शनि और केतु बैठ जाए तो वैराग्य की भावना आ जाएगी, संन्यास की भावना आ जाएगी। और द्वादश भाव का संबंध सप्तम भाव से हो जाए, चाहे दृष्टि संबंध हो या केतु या शनि सप्तमेश होकर के 12वें भाव में बैठ जाए, तो इस तरह से संबंध बन जाता है सप्तम भाव का और द्वादश भाव का। तो व्यक्ति ऐसे में फिर अकेला रहना पसंद करता है। और यदि किसी कुंडली में अलगाववादी और सन्यासी ग्रहों का प्रभाव हो जाए, जैसे शनि और केतु है, वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बड़े बाधक ग्रह माने जाते हैं। और यहाँ तक कि राहु भी यदि नीच का होकर सप्तम भाव में बैठ जाए तो विवाह होना बहुत कठिन हो जाता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता ऐसे व्यक्ति को। और शनि की बात कर रहे हैं हम, तो शनि वैराग्य, धीरज और अकेलेपन का कारक है, जबकि केतु मोक्ष, विरक्ति और किसी भी रिश्ते से काट देने का कारक है, डिटैचमेंट। यदि सप्तम भाव में शनि और केतु की युति हो जाए या सप्तमेश इन दोनों के प्रभाव में पूरी तरह से जकड़ा हुआ हो, तो व्यक्ति के भीतर आंतरिक रूप से विवाह के प्रति कोई उत्साह नहीं रहता। वह अकेले रहना ज़्यादा अच्छा समझता है, उसे वो ज़्यादा अच्छा लगता है अकेले रहना। या सप्तमेश त्रिक भाव में बैठ जाए। त्रिक भाव 6, 8, 12, छठा, 8वां, 12वां। छठा विवाद का होता है, कोर्ट कचहरी के झगड़ों का होता है, तो छठे भाव में बैठ जाए या 8वें भाव में बैठ जाए। 8वां भाव बाधा और मृत्यु का है। या 12वें भाव में बैठ जाए, 12वां भाव व्यय और अलगाव का है। इसमें यदि सप्तमेश बैठ जाता है और किसी शुभ ग्रह की इस पर दृष्टि ना हो तो विवाह होते होते टूट जाता है या विवाह होता ही नहीं है। विशेषकर छठे भाव में, छठे भाव में यदि इस तरह की पोजीशन आ जाती है, स्थिति होती है, तो व्यक्ति विवाह को एक बोझ की तरह से या कानूनी बंधन की तरह से समझता है और उससे दूर भागता है। या एक स्थिति बनती है कि शुक्र और गुरु पूरी तरह से मृत हो जाए या सूर्य से अस्त हो जाए, तो वो मृत अवस्था है। जैसे कि मैंने बताया कि शुक्र 3 डिग्री के बैठे हुए हैं टाटा जी की कुंडली में लग्न भाव में, और विषम राशि है, 9 लिखा हुआ है। तो ऐसे में शुक्र जो है वो मृत अवस्था मानी जाती है उसकी 3 डिग्री पे। और सूर्य के बहुत निकट आ जाए तो उसकी ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, वो निस्तेज हो जाता है, मृत अवस्था के समान हो जाता है। यदि शुक्र और ग्रह गुरु जो है सूर्य से अस्त हो जाए तो ऐसे में या नीच राशि में बैठ जाए या राहु केतु के अक्ष में आकर पूरी तरह से पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में
विवाह की ऊर्जा ही समाप्त हो जाती है और ऐसे में व्यक्ति बिना शादी के ही रह जाते हैं और एक स्थिति बनती है परवज्या योग। परवज्या योग क्या होता है? कुंडली में यदि एक ही भाव में 4 या 4 से अधिक मुख्य ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह उसमें बैठ जाए, खास तौर पे केंद्रीय त्रिकोण में यह योग बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मानसिक रूप से वो सन्यासी बन जाता है और वह भौतिक सुखों से और काम वासना से या परिवार के जिम्मेदारियों से वो ऊपर उठ जाती है उसकी सोच। ऐसे लोग सीधे तौर पे कहते हैं कि मैं शादी के लिए नहीं बना हूँ और वह किसी सामाजिक कार्य में लग जाते हैं या किसी समाज के उच्च उद्देश्य को पूरा करने में लग जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का नाम संसार में होता है, परंतु वैवाहिक सुख से वे वंचित रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हर व्यक्ति शादी के लिए नहीं बना है। शादी का सुख उसे ही मिलता है जिसकी कुंडली में शुक्र और गुरु शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।